स्वागत है आपका मेरे दोस्तों मेरे इस चैनल में। हम मेरा पन्ना किस चैनल में आज हम चर्चा करेंगे फिर से बिहार चुनाव का संदर्भ। हालांकि हम बहुत कुछ यह चुनाव के बारे में काफ़ी विमर्श कर चुके हैं, जैसे कि बिहार चुनाव का जो नतीजे जो परिणाम आए उसका उत्तर प्रदेश पे क्या प्रभाव पड़ेगा, बंगाल पे क्या प्रभाव पड़ेगा, आरजेडी और भाजपा और पीके। मगर हमने एक वक्त पे अभी तक चर्चा नहीं की और उसके बिना चर्चा अधूरी है। कांग्रेस बिहार चुनाव के बाद कांग्रेस पे क्या प्रभाव पड़ेगा, क्या होगा उसका, इसके बाद हमने कभी चर्चा नहीं की और मुझे नहीं लगता किसी अन्य चैनल ने भी इस तरह से चर्चा की हो। हालांकि मैंने कोई बहुत सारे चैनल खंगाले नहीं है, मगर जहाँ तक मैं देख सकता हूँ कांग्रेस की क्या भूमिका रहेगी बिहार चुनाव के बाद, इस पर अभी तक चर्चा नहीं हुई है विस्तार से, जो मैं करने जा रहा हूँ। कांग्रेस का प्रदर्शन बहुत ही खराब रहा, दयनीय रहा। एक राष्ट्रवादी पार्टी होते हुए भी उसका प्रदर्शन एक क्षेत्रीय पार्टी से भी खराब रहा। हालांकि भारतीय जनता पार्टी राष्ट्रीय पार्टी है और जेडीयू के साथ मिलकर चुनाव लड़ा, मगर फिर भी भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन हमेशा जेडीयू के मुकाबले में अच्छा रहा है या बराबर का रहा है। मगर यहाँ पर कांग्रेस पार्टी का जो प्रदर्शन रहा वो आरजेडी से तो खराब था ही और अन्य पार्टियों से भी खराब रहा। तो इसको और इसकी ये जो दशा हुई है, साफ दिखता था कि बिहार चुनाव के अंदर, हालांकि वोट अधिकार आता अवश्य की राहुल गांधी ने तेजस्वी यादव से मिलकर, मगर चुनाव प्रचार के दौरान वो बिल्कुल गायब रहे। या तो ऐसा सोच रहे कि हम जीतेंगे, या वो ऐसा सोच हम जीत ही नहीं पाएंगे, सभी बिगाड़ने की आवश्यकता नहीं है। राहुल गांधी का जो रवैया था चुनाव में, वो एक उदासीन कलाकार के रूप में था, जिसे हम देखते कई फिल्मों में बड़े बड़े एक्टर भी अगर वो डायलॉग दिए जाते हैं तो वो इस तरह डायलॉग देते हैं जिसे उनको कोई मन नहीं है। अगर उन्हें रोल पसंद नहीं आया फिर भी अगर फिल्म कर रहे तो उनके अभिनय से पता चल जाता है कि वो पैसे के लिए कर रहे हैं और ढो रहे हैं अपने आप को इस रोल में। उनके अंदर उनके प्राण नहीं होते अभिनय में। अभिनय साफ दिखता है कि ये खड़े हैं सिर्फ कैमरे के सामने। ऐसी कई फिल्में हमने, हिट फिल्में, बड़े बड़े कलाकारों की भी फिल्में हम देख चुके हैं कि किस तरह से ऐसा होता है। और यही चीज बिहार चुनाव में राहुल गांधी ने दिखाया कि उसे कोई इच्छा नहीं थी, कोई रुचि नहीं थी, या तो उन्हें पता है कि रिजल्ट क्या आने वाला है। कुछ भी कहो, उदासीनता से भरा हुआ था। चुनाव में प्रचार में रहे नहीं, थोड़ा बहुत प्रचार किया यहाँ वहाँ, जैसे कि परीक्षा के समय जब थोड़ा पढ़ाई कर ली परीक्षा देने के खातिर, वो हाल राहुल गांधी का था बिहार चुनाव में। अब क्या होगा कांग्रेस का और राहुल गांधी का? राहुल गांधी का कुछ खराब नहीं होने वाला है, कांग्रेस का भी क्या होगा, क्या फर्क पड़ता है? अभी आ रहा है कि 95 चुनाव राहुल गांधी हार चुके हैं, उनके नेतृत्व में कांग्रेस हार चुकी है, तो क्या फर्क पड़ता है? अगर शतक भी लग जाते क्या फर्क पड़ता है? अगर उनके हारने का शतक लगने जा रहा है तब बीजेपी की जीतने का शतक लगने जा रहा है, क्या फर्क पड़ता है? दोनों जगह शतक हो गए, यानी दोहरे शतक हो गए। मगर राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए ये एक बहुत बड़ा शंखनाद है मेरी राय में, जहां तक मैं समझता हूँ। क्योंकि इस चुनाव के बाद इंडी गठबंधन में कांग्रेस की भूमिका को नकार दिया। कई छोटे दल कांग्रेस के विरोध खड़े होने लगे, उनकी आवाज बुलंद होने लगी, और ये राहुल गांधी और कांग्रेस के लिए, खासकर कांग्रेस के लिए एक अच्छी शुरुआत हो सकती है। ये मैं कहूँगा कि शायद अंधेरे में एक सूरज के प्रकाश के समान ये अवसर है। अंधेरे में एक प्रकाश, जयप्रकाश जो नारा लगा था, उसी तरह का ये उनके लिए समय है। अगर राहुल गांधी चाहे, सबसे पहला काम उन्हें क्या करना है? सबसे पहला काम उन्हें करना है कि किसी भी पार्टी के साथ समझौता नहीं होगा, चुनाव अकेले लड़ेंगे, चाहे कुछ भी हो जाए।
भाजपा को शायद सभी सीट मिल जाए, फिर भी हम चुनाव लड़ेंगे, चाहे हमारी जमानत जब्त मिल जाए, हम चुनाव अकेले लड़ेंगे और भाजपा से मुकाबला करेंगे। ये पहली शर्त है कांग्रेस को वापस उभरने के लिए। अगर कांग्रेस उभरना चाहती है एक सशक्त विपक्ष के रूप में या एक सशक्त दूसरे नंबर की पार्टी बनना चाहती है, तो कांग्रेस को अन्य क्षेत्रीय दलों के साथ छोड़ना होगा, स्वतंत्र रूप से भाजपा के विरुद्ध चुनाव लड़ना होगा। और ये चुनाव भाजपा के विरुद्ध नहीं, सभी पार्टी के विरुद्ध होगा। हो सकता है ऐसे एक तीसरा मोर्चा तैयार हो जाए, जैसे कि भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस और अन्य क्षेत्रीय दल हो जाने लो। दूध का दूध, पानी का पानी दिखाई देगा। कांग्रेस को इससे लाभ होगा, दूरगामी, अल्प समय में नहीं, क्षणिक समय में नहीं, मगर लंबे समय में कांग्रेस को यह लाभदायक होगा। कांग्रेस अपने को फिर से उठा सकेगी, उभार सकेगी इस अस्तित्वहीन राजनीति से। दूसरा ये, और ये बात मैं बहुत पहले से कहता हूं, जब लोगों से मैं बहस होती है तो मैं ये साफ कहता हूं, प्रखर होकर कहता हूं, कांग्रेस को अगर उठना है तो स्वतंत्र अन्य पार्टियों से भिन्न अपने आप के दम पर खड़ा होना होगा। चाहे उसका लाभ कुछ समय के लिए, चाहे उसका लाभ भारतीय जनता पार्टी को मिल जाए, मगर अंत में और लंबी रेस का घोड़ा साबित होगा। और एक बार ऐसा आएगा कि सिर्फ दो पार्टियां रह जाएगी, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस, और अन्य पार्टियां क्षेत्रों में रहेगी, लेकिन केंद्र में दो ही पार्टी विशेष रूप से रहेगी। और दूसरा जो है, एक बहुत बड़ा जोखिम भरा, मतलब बहुत बड़ी बात है जो कांग्रेस के लिए शायद संभव नहीं, मगर कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन की आवश्यकता नहीं है, पर नेतृत्व में वैचारिक परिवर्तन की आवश्यकता है। क्योंकि हम देख रहे हैं पिछले कई वर्षों से भारतीय जनता पार्टी को गिराने के लिए, उन्हें झूठा साबित करने के लिए, उन्हें संकट में डालने के लिए कांग्रेस ने ऐसे कई निर्णय लिए हैं जो आत्मघाती है, जो देश के विरोध में है, हिंदुत्व के विरोध में है, मगर उन्हें कुछ दिखता नहीं है, सिर्फ मोदी दिखता है। मोदी जी आज है कल नहीं है, मोदी जी शाश्वत नहीं है। उन्हें एक दूरगामी राजनीति लड़नी होगी भारतीय जनता कांग्रेस को। जैसे कि राम मंदिर, कैसे हो सकता था कि राम के देश में कांग्रेस जब सत्ता पे थी, उन्होंने एक शपथ दिया सुप्रीम कोर्ट में राम सेतु के लिए, कि राम ही नहीं थे, राम सेतु कैसे हुआ, राम काल्पनिक है। कैसे ये कोई कह सकता है? कपिल सिब्बल का वो प्रेस कॉन्फ्रेंस आज भी मैं याद करता हूँ। उस वक्त कि कैसे हो सकता है? सोनिया गांधी ईसाई है, उसको सनातन धर्म से कोई लगाव नहीं, उसको बाहर से कोई लगाव नहीं, मगर अन्य बड़े नेता जिसे G23 के नाम से हमने जानते थे, कि जिन्होंने एक साथ मिलकर कांग्रेस को नेतृत्व परिवर्तन के लिए आह्वान किया और लिखा, चिट्ठी लिखी, देश कांग्रेस को डुबाने वाले यही G23 ही नेता ही थे। किसी ने भी ये नहीं कहा कि हम कैसे कह सकते हैं कि राम काल्पनिक थे। श्रद्धा का विषय है, मगर उसे कानून के धरातल पर कैसे तोड़ सकते? कैसे किसी भी नेता ने, कपिल सिब्बल ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की और उन्होंने ठोस बात कही, बड़े जोर से बात कही, और ये बताने वाला कि नहीं थे राम, कहां है कोई प्रूफ? ये बात जब कपिल सिब्बल ने कही, क्या उन्होंने सोचा नहीं राम के देश में इस तरह की बातें करना उचित नहीं है? और देखो कांग्रेस कहा उस समय, भले ये बात सोनिया गांधी के ऊपर से आई थी, सोनिया गांधी का ही ये मंत्र था कि राम नहीं है। सोनिया गांधी क्रिश्चियन मोड पे थे, वो ईसाई धर्म को भारत में स्थापित करना चाहती है, वो क्रिश्चियन मिशनरी के मोड पे चल रही है, मगर अन्य कांग्रेस के नेता तो ईसाई नहीं थे, वो तो हिंदू थे। उन्हें क्या हुआ था कि उन्हें रोका नहीं सोनिया गांधी की, नहीं ये आत्मघाती होगा, हम ऐसा नहीं कह सकते। किसी ने भी अपनी आत्मसम्मान को नहीं बोला, किसी ने नहीं कहा कि ये गलत है,
ऐसा नहीं हो सकता राम हमारे आराध्य देव है, हम ऐसा नहीं कर सकते। किसी ने नहीं कहा, किसी ने विरोध नहीं किया। और उसके बाद देखिए आप क्या हश्र हुआ, धारा 370 उसी वही हुआ। जब धारा 370 हटी तो कई लोगों ने विरोध किया, कांग्रेस ने इसका विरोध किया और पाकिस्तान की भाषा बोलने लगी। क्या आवश्यकता है? जो काम कांग्रेस को करना चाहिए था वो कांग्रेस ने नहीं किया और भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया। तो तुम खुशियां न मनाओ, तो कम से कम समर्थन ना करो, कम से कम मूक दर्शक तो बने रहो। घोर विरोध किया, सीएए के लिए कोर्ट में गए, कोर्ट ने जब कहा कि हम उसको रोक नहीं सकते तो शाहीन बाग करवा दिया। किस लिए? सिर्फ मोदी के लिए। मोदी जी शाश्वत नहीं है, मोदी जी हमेशा के लिए नहीं है, मोदी जी आज है कल नहीं है, और देश हमेशा रहेगा। इसका भारी नुकसान देश को हुआ। कृषि कानून को भी हटाने के लिए कांग्रेस कटिबद्ध थी, जबकि यह संसद में पारित हो चुका था। वो कहते हैं कि लोकतंत्र के लिए हम लड़ रहे हैं, लोकतंत्र और संसद के लिए। लोकतंत्र, संसद और संविधान, उसको साफ लिखा हुआ संविधान में, जो कानून बहुमत से पारित होता है वो कानून होता है, उसे मान्य करना पड़ेगा। मगर कांग्रेस ने इसे मान्य नहीं किया और करवा दिया। कृषि का जो सीमा पर किसानों को बिठा दिया, वो क्या हुआ? नुकसान मोदी जी का हुआ उसमें, मोदी जी ने वापस लिया, ये अच्छा नहीं था, मगर नुकसान देश का हुआ। देश का नुकसान करके मोदी जी को हटाने का ये क्या प्रयास था? इससे क्या मिला उन्हें? कुछ हासिल नहीं होगा। अगर मोदी जी गलत है तो गलत सिद्ध करो। कानून पास हुआ, कांग्रेस के समय ऐसे कई कानून पास हुए बहुमत के बल पर जो देश के लिए आत्मघाती थे। जैसे कि वक्फ बोर्ड में पास हुआ 93 में, 13 में, ऐसे कई कानून पास हुए जो देश की अखंडता को चुनौती देता है। फिर भी वो बहुमत से पास हुए, वो कानून बन के तैयार हो गए, कानून बने रहे। किसी ने जाकर सुप्रीम कोर्ट में दरवाजा नहीं खटखटाया, वरना जा सकते थे ये कानून गलत है। मगर जब कानून बन गया, बहुमत से पास हुआ, उसके बाद उसे तुम्हें स्वीकारना चाहिए। यही संविधान में लिखा हुआ है। तो आप संविधान को किस रक्षा करें? संविधान की बात मानने को तैयार नहीं है। संसद में जो दो कानून पास हो चुके उसे आप मानने को तैयार नहीं हो, तो कैसे आप संसद का मान कर रहे हो? कैसे संविधान का मान करें? कैसे देश की अखंडता का मान करें? कैसे लोकतंत्र को बचा रहे हो? अगर आप शाहीन बाग जैसे किससे करेंगे, शाहीन बाग जैसी घटना होने देंगे, करवाएंगे, और जैसे किसान के सीमा बंद दिल्ली के चारों किसान उन्होंने धरना दिया, वो आप करवाओगे तो देश कैसे मजबूत होगा? कैसे लोकतंत्र मजबूत होगा? हमें कांग्रेस को इस दिशा में सोचने की आवश्यकता है। कांग्रेस को सोचना होगा कि अगर भाजपा का विकल्प बनना है तो भाजपा की अच्छी नीति का समर्थन करो, जो बुरी नीति है उसका विरोध करो। मैं नहीं कहता हूँ कि भाजपा 100% सही है, भाजपा भूल भी है, की भी होगी, और हो सकता है कि आगे भी करे, मगर नीति बेस्ड, नीति के आधार पर कांग्रेस, भारतीय जनता पार्टी का विरोध करो। अगर कांग्रेस को वापस आना है, एक सशक्त पार्टी के रूप में उभरना है, तो यह बहुत ही आवश्यक है कि वैचारिक परिवर्तन की बहुत आवश्यकता है। आप अगर सनातन के विरुद्ध बोलते रहोगे, बात करते रहोगे, कहते रहोगे हम तो कांग्रेस मुसलमानों की पार्टी है, तो आप कभी आगे नहीं आ पाओगे। मैं नहीं कहता हूं कि मुसलमानों को निकाल दिया जाए, मगर फिर भी आप प्रखर रूप से मुसलमानों की बात करेंगे और हिंदू विरोधी बात करेंगे तो आप इस देश में कभी अब आगे नहीं आ पाओगे। अब हिंदू जाग उठा है। अगर आप प्रखर हिंदू विरोधी बात करोगे तो ये आपको नुकसान उठाना ही पड़ेगा, आप कभी आगे नहीं आ पाओगे। और यही चाहते हैं अन्य विपक्षी दल की कांग्रेस इसी तरह गिरती रहे, कि जितनी कांग्रेस गिरेगी उतने क्षेत्रों में, राज्यों में अन्य विपक्षी दल जो क्षेत्रीय दल है वो उभर के सामने, वो सशक्त होंगे। यही वो चाहते हैं। वो जानते हैं कि उन्हें केंद्र में सत्ता कभी नहीं मिलेगी, मगर राज्यों में उनकी सत्ता बनी रहे, इसके लिए वो ये कोशिश करते हैं कि कांग्रेस का ये जो स्वरूप है, जो ये सोच है, वो बनी रहे और उसका वो लाभ उठाते रहे। इसे कांग्रेस को सोचने की आवश्यकता है।
आत्मशोधन करने की आवश्यकता है, आत्मसात करने की आवश्यकता है, बैठ कर सोच मंथन करें कि हम आज इस स्थिति में आ गए तो उसका कारण क्या है और कैसे उससे उभर कर सामने आए। उसके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि आप नेतृत्व परिवर्तन संभव नहीं है कांग्रेस में, क्योंकि कोई ऐसा नेता है ही नहीं जो गांधी परिवार को चुनौती दे सके, मगर नेतृत्व में वैचारिक परिवर्तन लाया जा सकता है। अब मैं प्रो सनातनी या हिंदू पक्ष की बातें में कांग्रेस में सोचना मुश्किल है, क्योंकि सोनिया गांधी बैठी और सोनिया गांधी की सोच बिल्कुल हिंदू विरोधी, वो ईसाई मिशनरी से जुड़ी हुई है। राहुल गांधी भी ईसाई मिशन से जुड़े हुए हैं, मगर जो अन्य लोग हैं उन्हें आगे बढ़कर वैचारिक परिवर्तन के लिए मांग करना होगा। नेतृत्व परिवर्तन की मांग करोगे तो कभी नहीं होगा, क्योंकि ये उनकी प्रॉपर्टी है और ये उसे छोड़ेंगे नहीं। मगर अगर कांग्रेस को उठाना है तो आप नेतृत्व परिवर्तन के बजाय कांग्रेस में वैचारिक परिवर्तन की बात करें और भाजपा का नीतिबद्ध विरोध करें। अगर सनातन की बात है वहाँ अगर कुछ त्रुटियां हैं तो अवश्य विरोध करें, पर जस्ट सिर्फ इसलिए कि सनातन की बात है तो उसका विरोध करो और मुसलमान की बात है उसका समर्थन करो, ये आत्मघाती है, ये आपके लिए सुसाइड की तरह है, आपका सुसाइड बम है ये। और सुसाइड बम को डिफ्यूज करना है, इसके लिए आपको अपनी सोच और बदलाव की आवश्यकता है। कोई नया व्यक्ति आए नई सोच के साथ, वो भारत के पक्ष, सनातन के पक्ष, प्रजातंत्र के पक्ष, संसद के पक्ष और सबसे ज्यादा विवेक बुद्धि पक्ष, विवेक बुद्धि होनी चाहिए। और अभी कांग्रेस में मुझे ऐसा कोई व्यक्ति नहीं दिख रहा है जिसके पास अच्छी विवेक बुद्धि हो। अगर होगी तो नेपथ्य में होगी, उसे बाहर ऊपर आने का मौका नहीं दिया जाएगा। शशि थरूर भी उस बुद्धि से जुड़े नहीं है इसकी मैं कल्पना करूँ। शशि थरूर जरूर अभी विरोध में खड़े हैं और अपनी नाराजगी दिखा रहे हैं। वो उसके लिए उसका कारण सिर्फ एक ही है शशि थरूर के लिए कि वो उन्हें कोई भूमिका नहीं मिल पा रही है, कांग्रेस में उन्हें उचित स्थान नहीं मिल पा रहा है, इसलिए वो मोदी जी की तारीफ कर रहे हैं और कुछ ऐसी बातें करें जो कांग्रेस के हाईकमान को ये पसंद नहीं है। इसलिए कांग्रेस के हाईकमान की आलोचना करने से शशि थरूर निष्पक्ष नहीं हो जाते, मैं नहीं मानता हूँ। उनकी पुराने अगर रिकॉर्ड देखा जाए तो उन्होंने अंध तरीके से कांग्रेस का समर्थन किया, कांग्रेस के हाईकमान का समर्थन किया जब तक वो लाइमलाइट में थे, प्रकाश में थे, तब तक। जब उन्हें नेपथ्य में भेज दिया तब वो स्वाभाविक है, वो अपने आप घुटन महसूस कर रहे और वो रास्ता ढूंढ रहे कि वो कैसे भाजपा में जाए, कांग्रेस से छूटे और भाजपा में जाए, इसी का रास्ता ढूंढ रहे। तो आज के इतना ही। अगर मेरा वीडियो पसंद आए तो आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, फॉरवर्ड कीजिए, मगर चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कीजिए। आपके लिए और भी ऐसे कई मुद्दों पर मैं वीडियो लेकर आया करूँगा। आपका सब्सक्रिप्शन मेरे लिए ऑक्सीजन का काम करता है। धन्यवाद। जय भारत, वंदे मातरम।